दोस्तों ये है नया iQOO 15 और ये इस साल लॉन्च होने वाला तीसरा फोन होता है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 आता है। और हाँ, इस फोन की कीमत 72,999 है। जी हाँ, देखिए इसकी कीमत मार्केट में जितने भी दूसरे फोन आते हैं उनको मैच करता है। लेकिन सवाल ये, क्या इस फोन के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 की परफॉर्मेंस के लिए वर्थ इट है कि नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 जिसके अंदर आपको 2 ओरायन के प्राइम सीपीयू कोर्स है, 4.6 गीगाहर्ट्ज तक स्पीड है और 6 ओरायन के परफॉर्मेंस सीपीयू कोर्स है जिसके अंदर 3.62 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है। 3nm की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। स्नैपड्रैगन X85 का 5G मोडेम है, यहाँ तक कि एड्रीनो का नेक्स्ट जनरेशन GPU है और क्वालकॉम का हेक्सागन NPU। सीधी बात है कि आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी और नेक्स्ट जनरेशन की ग्राफिक्स मिलेंगे। लेकिन क्या ये बात इस हद तक ट्रू है कि नहीं है, ये पता लगा दे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रन किया AnTuTu बेंचमार्क जिसके अंदर स्कोर आता है 3.88 मिलियन का। और हाँ, इसको जब यूज किया था यहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप था और यहाँ पे जो फोन का टेम्परेचर था उसके अंदर 20.9 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ था, और वो भी तब जब इस पूरे बेंचमार्क को मैं रूम टेम्परेचर पर रिलाई कर रहा हूँ। और आज के समय में सर्दी का मौसम है तो जो इन्वायरमेंट वो थोड़ा सा यहाँ पे कूल था, लेकिन फिर भी डिवाइस की जो फ्रेम थी वो यहाँ पे हल्की सी गर्म हुई थी। और 4 मिलियन अचीव कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ऐसे किसी फोन के अंदर रूम टेम्परेचर पे। इसके साथ ही AI बेंचमार्क के अंदर बात करें तो AI का स्कोर यहाँ पे आता है 20,211 जो कि बहुत ही जबरदस्त स्कोर है। इससे ये पता चलता है कि जो बिल्ट इन NPU वो काफी एडवांस है और AI की जो एप्लीकेशन जो फ्यूचर में एंड्रॉइड के अंदर जो AI के अपडेट्स आने वाले जिससे ऑन डिवाइस AI को इम्प्रूव किया जा सके वो यहाँ आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पे Geekbench का AI बेंचमार्क रन किया था विद NN API के साथ जो कि इसके NPU को यहाँ पे टेस्ट करता है। इसके साथ ही GPU की टेस्टिंग के लिए मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम को टेस्ट किया था जिसके अंदर ओवरऑल स्कोर आया 6943 और एवरेज FPS था यहाँ पे 41 FPS का। इसके साथ ही यहाँ पे GPU की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए Geekbench 6 को भी रन किया जिसके अंदर 22,831 का स्कोर था और Geekbench 6 में सिंगल कोर का CPU का स्कोर था 3,632 और मल्टी कोर स्कोर था 10,464, जिससे ये पता चलता है कि CPU और GPU जो एंड्रॉइड में अगर कंपेयर करो तो पहले से काफी ज्यादा बेटर है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे हैं। और ये पता चलता है कि बेंचमार्किंग के अंदर फोन की जो फ्रेम होती है वो हल्की सी गर्म होती है और डेफिनेटली बेंचमार्क जैसी चीज को अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे जो बैटरी के अंदर जो ड्रॉप होता है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिले। इसके अलावा जो GFX बेंच का टूल है जिससे ग्राफिक्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो आपको देखने को मिले, जिससे जो ग्राफिक्स होते हैं उसको टेस्ट किया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस सही थी। यहाँ तक कि अगर बात करें ओवरऑल गेमिंग की तो हाँ, ज्यादातर जो गेम्स होते हैं इस फोन के अंदर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चलते हैं, लेकिन फोन के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को यूज करने थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको अल्ट्रा गेम मोड यूज करना पड़ता है जिसका यूज करके आप गेम्स के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक Q3 चिप दी है जिसका 2 काम है। यहाँ पे तो सुपर रिजोल्यूशन क्रिएट करना 2K रिजोल्यूशन में, यानी कि जो प्रॉपर 2K रिजोल्यूशन होगा चिप के अंदर वो क्रिएट करना है और उसे 2K सुपर रिजोल्यूशन, जिससे जो ओवरऑल जो इमेजेस होंगी वो काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और शार्प होंगी। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है कोई भी गेम खेले उसके फ्रेम रेट के ऊपर पड़ेगा। और हाँ, इसके अंदर आपको बेटर और एक्सट्रीम फ्रेम रेट के भी फीचर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप गेम को 144 FPS पे ले जा सकते हैं। मैंने BGMI को ट्राई किया जिसके अंदर ग्राफिक्स HD में थे और फ्रेम रेट एक्सट्रीम पर था, जिसके अंदर Q3 चिप को इनेबल करके मेरा जो FPS था 144 FPS पे चले जाता है, जिस कारण से गेम प्ले हो जाता है काफी ज्यादा स्मूथ। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहूंगा, ये एक्चुअली में जो गेम प्ले रहता है ये तुरंत उसके जो FPS होते हैं बूस्ट नहीं होते। ये MEMC टेक्नोलॉजी का यूज करता है जो अक्सर हमने टीवीज वगैरह में देखी, जिसमें नॉर्मल 24 FPS से 30 FPS का कंटेंट 60 FPS पे हो जाता है। सेम वही टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसके अंदर यहाँ पे 144 FPS को ये लोग अचीव कर लेते हैं, जो कि ये प्रॉपर 144 FPS नहीं है, लेकिन कुछ जो गेम्स होते हैं वहां पे खेला जा सकता है। इसके साथ ही मैंने इसे जेनशन इम्पैक्ट में भी टेस्ट किया था जिसके ग्राफिक्स काफी अच्छे थे, लेकिन वहां पे देखा जाए तो अब तो जो 60 FPS होता है ना वहीं पे एक कैप था इसका फ्रेम रेट। और हाँ, यहाँ पे जो Q3 चिप थी जो अल्ट्रा गेम मोड था उसका यूज करके ये 120 FPS पे गया था। तो यस, ये 2 चीजें में रहता है। तो अगर आप गेम खेलने के शौकीन और अगर आपको हाई FPS एंजॉय करने तो इस ट्रिक का यूज करके यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे आपको USB 3.2 Gen 1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसका बेनिफिट ये कि अगर आपको गेम लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो आपको सिर्फ USB पोर्ट से कनेक्ट करना, आपको कोई स्पेशलाइज्ड टूल या सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं है। आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया है। किसी को अगर गेमिंग के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो ये जो USB पोर्ट 3.2 Gen 1 का दे रखा है काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो इस फोन के अंदर डिस्प्ले काफी खास है, जो कि 6.85 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले, 2K प्लस रिजोल्यूशन
रेजोल्यूशन के साथ आता है। ये कर्व, ये सैमसंग का M1480 LTPO OLED डिस्प्ले है। ये सैमसंग का एक प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले पैनल यूज किया है, वो है HDR10 प्लस के साथ है। और LTPO का फायदा है कि 1 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज के बीच के जो रिफ्रेश रेट होते हैं वो अचीव कर सकता है, और 144 हर्ट्ज को भी अचीव कर सकता है। 1 बिलियन कलर, DCI-P3 कलर गैमेट सब कुछ है। इसके साथ ही HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करता है, और हाँ, डॉल्बी विजन HDR का प्लेबैक को सपोर्ट करता है। हालांकि फोन के अंदर डॉल्बी विजन HDR पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन डॉल्बी विजन में अगर आपको वीडियो प्लेबैक करना है नेटफ्लिक्स के ऊपर तो उसके अंदर ये चीज यहाँ पे प्ले की जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे डॉल्बी विजन के सपोर्टेड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पे दे नहीं रखा है। 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है, और DC डिमिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पे हाई ब्राइटनेस मोड के अंदर 2600 बिट्स की जो ब्राइटनेस होती है वो अचीव की जा सकती है पूरी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस रहती है वो 6000 निट्स तक की जा सकती है। डेफिनेटली HDR और डिस्प्ले जो है वो फ्लैट है, और वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस काफी सही है। इसके अलावा 7000 mAh की बैटरी है, सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, पतली है, स्लिम है, 100 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। बैटरी के अंदर बैटरी बैकअप सही है, लेकिन हाँ, हैवी गेमिंग है, बेंचमार्किंग में बैटरी ड्रेन होती है। 7000 mAh लगता है कि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही है, और ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी कमी यहाँ पर लगती है। यानी कि नॉर्मली तो उसका बैटरी ड्रेन नहीं होता, लेकिन हैवी टास्क में बैटरी थोड़ी जल्दी यहाँ पे गिरती है, जो कि देख के ऐसा लगता है कि 7000 mAh बड़ी बैटरी है, लेकिन फिर भी आपको डे टू डे टास्क में जो नंबर्स होते हैं ना, वैसे नंबर्स आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई बार लगता है कि ऐसे नंबर्स तुम 5000 mAh या 6000 mAh में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पे लगता है कि थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन पे अभी भी iQOO को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा बात करें तो कुछ अच्छी बातें, जैसे कि यहाँ पे 12GB रैम 256GB स्टोरेज आती है, स्टोरेज UFS 4.1 है, और जो रैम है वो दे रखी है LPDDR5X, और 16GB 512GB का भी वर्जन आता है। इसके साथ ही iQOO 15 पहला फोन होता है जिसके अंदर आपको Origin OS 6 है। यहाँ पर देखा जाए तो अपडेट्स में देखने वाली बात हो कि किस तरीके से अपडेट प्रोवाइड करते फ्यूचर में Origin OS के। इसके अंदर आपको 5 इयर्स के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट और 7 ईयर के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट है। Origin OS काफी ज्यादा फास्ट है, स्मूथ है, यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशंस देखने को मिलेंगे, फ्लूइड इफेक्ट काफी अच्छे हैं, ब्लर ट्रांजिशन काफी अच्छा है, डायनामिक ग्लो अच्छा है, यहाँ तक कि वेदर विजेट वगैरह काफी सारी चीज अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि मोशन बेस्ड फ्लिपकार्ट और अडेप्टिव फोल्डर इसकी काफी अच्छी चीज हो जाती है। इसकी जो फीचर मुझे पसंद है, जैसे Origin आइलैंड काफी अच्छा लगा, जो रियल टाइम अपडेट दिखाता है। कॉपी एंड गो फीचर अच्छा है, कुछ भी कॉपी करके किसी को कॉल करना, मैसेज करना वो है, या फिर फोटोग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना बिटवीन ऐप में, वो अच्छी चीज है। और AI रीटच एक अच्छा फीचर है जिसके अंदर फोटोग्राफ्स को एडिट कर सकते हैं बिल्ट इन इमेज एडिटर पे, जिसके अंदर AI वगैरह का काफी अच्छे यूज किया गया, जिसके अंदर AI इमेज एक्सपेंशन, AI इरेज है, और प्रोडक्टिविटी टूल में स्मार्ट कॉल असिस्टेंट, डॉक मास्टर, AI क्रिएशन, AI सर्च, ये सब देखने को मिलता है। और क्रॉस डिवाइस कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिलती है विंडोज और मैक के साथ। यहाँ तक कि आप iQOO के साथ फोन के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आईफोन के साथ भी। तो ये कुछ अच्छी चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट करी है। कभी यहाँ पर यह कि फोन का जो UI एक्सपीरियंस है वो थोड़ा क्लीन नहीं है। यहाँ पे 1-2 ब्लोटवेयर ऐप, 1-2 फालतू के गेम, Vivo का V ऐप स्टोर वगैरह ये सब देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनको यहाँ पे और क्लीन अप किया जा सकता था, और बिल्ट इन एप्स को और रिड्यूस यहाँ पे किया जा सकता था। अगर टोटली यहाँ पे क्लीन UI अगर फोकस करते तो काफी अच्छी चीज होती, लेकिन अभी भी देख के सैडली लगता है कि टोटली अभी भी क्लीन नहीं है। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है जो काफी लंबे समय से FunTouch OS का पार्ट थी, अब जो Origin OS में आ गई। देखा जाए तो इस चीज को यहाँ पे थोड़ा क्लीन अप करने की जरूरत है। अगर इस चीज को लोग क्लीन अप नहीं करेंगे तो अपनी प्रीमियम प्राइसिंग को ना ये लोग अभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही बात करें तो कुछ अच्छी बात है इस फोन के साथ ये कि मेरे को उसका डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का वो पसंद आया, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी, गेमिंग के अंदर मजा आ जाएगा। यहाँ तक की बात करें तो कैमरास के अंदर काफी इंटरेस्टिंग काम है। यहाँ पे देखा जाए तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इन्होंने यूज किया है, जिसके अंदर 50 MP का मेन कैमरा है, 1/1.49 इंच का इमेज सेंसर, Sony IMX921 1.88 के अपर्चर के साथ बिल्ट इन OIS देखने को मिलता है। फिर एक 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दे रखा है जिसके अंदर 2.0 का अपर्चर है, और एक 50 MP का 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो जूम लेंस भी देखने को मिलता है, जो कि Sony का IMX882 सेंसर है, जिसके अंदर भी आपको OIS देखने को मिलता है। यहाँ से इमेजेस की क्वालिटी अच्छी है, 4K 60 FPS वीडियो सेल्फी और फ्रंट दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो, और 8K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे इमेजेस ठीक है, क्वालिटी ठीक है, लेकिन जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी लेते तो इसको उनको थोड़ा सा ज्यादा रिटच और थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ कर सकता है, और कलर्स थोड़े से ज्यादा ओवर सैचुरेट यहाँ पे करता है। ओवरऑल बात करें तो कैमरास अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन जो कैमरास होते हैं वैसा एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। इस फोन के अंदर जो कैमरास रहते हैं वहां पे आपको एक डिसेंट लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल ही प्रोफेशनल लेवल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ये एक बात बोलना चाहूंगा। डायनामिक रेंज ठीक है, लेकिन कलर थोड़े से बूस्टेड और स्किन थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा सॉफ्ट कर देता है। 32 MP का सेल्फी भी यहाँ पे सही है, उसके अंदर आपको सही चीजें देखने को मिलती है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सेल्फी में तो वो एक अच्छी चीज है। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी
क्वालिटी भी थोड़ी सी मीडियोकर यहाँ पर लगी। लेकिन अब बात करते हैं इस फोन के अंदर और क्या। देखो बैटरी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो सकती है और ऑप्टिमाइजेशन लाई जा सकता है। 100 वाट की फास्ट चार्जिंग और 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी लाई जा सकती है। देखो फोन ओवरऑल उन्होंने अच्छा बनाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज लगती है कि iQOO ने अपने iQOO 13 के बाद iQOO 15 में कीमतों को बहुत बड़ा राइज कर दिया और 72,999 इसका जो बेस मॉडल का प्राइस रखा है विदाउट एनी ऑफर और डिस्काउंट के बाद थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अगर डिस्काउंट ऑफर में लाके 60,000 तक अगर आपको मिले तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कीजिए, लेकिन 73,000 रुपीज वर्थ नहीं लगता इस प्राइस रेंज में इस फोन के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, आज भी देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा मेरे को ये फोन यहाँ पे लगता है। टू बी ऑनेस्ट ये थे मेरे कुछ ऑनेस्ट थॉट इसके बारे में। आप लोग को ये फोन यहाँ पे कैसा लगता है नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।